तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जिसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जी हाँ, तो ये बहुत ही अहम पीरियड होता है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में। तो इसको भी हम डिफरेंट एरियाज में बात करेंगे। नंबर 1 इज़ फिजिकल ग्रोथ, किस तरह होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक थिंकिंग प्रोसेस, या यूँ समझिए कॉग्निटिव जिसे हम वकूफ़ी या इदराकी नशोनुमा भी कहते हैं या एरिया भी कहते हैं। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक दूसरे अल्फाज में देखें तो ऑल मेंटल एक्टिविटीज़, तमाम दिमागी हरकत कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तहत ही आते हैं, या यूँ समझिए कि इट इज़ कॉल्ड थिंकिंग प्रोसेस, या जो थिंकिंग प्रोसेस हमारा होता है वो तमाम का तमाम आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही के अंदर, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में। और इसी तरह कैपेसिटी टू लर्न, रिमेंबर, सिंबलाइज इन्फो एंड सॉल्व प्रॉब्लम, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किसी चीज़ को सीखने, लर्न, किसी चीज़ को याद रखने, रिमेंबर, और किसी इंफॉर्मेशन को सिंबलाइज करने में हमारी मदद करता है, और साथ ही साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हमारा ये थिंकिंग प्रोसेस या हमारा ये कॉग्निटिव एरिया हमें हेल्प करता है, मदद करता है, वकूफ़ी एरिया। ठीक है। और इसी तरह से ये जो कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी है भाई? थिंकिंग प्रोसेस की कैपेसिटी, मेंटल एक्टिविटीज़ की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है उम्र के साथ साथ, यानी चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, बचपन से लेके जवानी तक इसमें इसके तरीक़ेकार में या इसकी कैपेसिटी में इजाफा होता रहता है। और अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म में एक अहम बात हमें बाहर निकल कर आती है व्हेन वी कंपेयर दिस प्रोसेस, दिस मेंटल प्रोसेस विथ मेंटली रिटार्डेड केसेस। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं तो उनके केसेस के केस स्टडी के बाद ये पता चला है कि मेंटल डिसेबिलिटीज़ या मेंटल रिटार्डेशन का रास्त ताल्लुक़ होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। यानी कि अगर ये थिंकिंग प्रोसेस या मेंटल एक्टिविटीज़ डेवलप ना हो, मेंटल एरिया डेवलप ना हो, तो वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है कि ब्रेन फंक्शंस कॉज्ड कॉग्निटिव इवेंट, यानी हमारे दिमाग का जो फंक्शन है, जो दिमाग की कारकर्दगी या दिमाग का जो वर्क है वो किस पे डिपेंड होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ये स्ट्रांगली अज्यूम किया जाता है, it is not yet finalized but it is assumed that our brain functions are caused by cognitive development। ठीक है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि what are the population differences। तो अगर आप population differences देखें cognitive development में तो boys and girls shows different skills and preferences in cognitive development। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ये डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिफरेंट पैटर्न का इजहार करते हैं। तो बॉयज़ के इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से वो किसी अलग तरीके से सीखते हैं, गर्ल्स भी अलग तरीके से सीखते हैं। और इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो जो कल्चरल और इन्वायरमेंटल जो माहौल होगा, और इसी तरह अगर हम दूसरा देखें तो जो तहजीबी या कल्चरल माहौल होगा या इन्वायरमेंटल माहौल जो होगा, तो ये भी ओवरलैप करता है किसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बढ़ते बच्चे के कॉग्निटिव एरिया में। थिंकिंग प्रोसेस पर दो चीज़ें असर करती हैं, नंबर 1 है कल्चर, नंबर 2 है एनवायरनमेंट। तहजीब और माहौल ये डेवलपमेंट पर, इदराकी वकूफ़ी डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। और इसी तरह इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखें तो जैसा कि हर बार हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस कैन नॉट बी डिफाइंड इन द अर्ली स्टेजेस, लेकिन स्कूलिंग, और आप देखिए स्कूलिंग में जब बच्चा जाता है, स्कूलिंग के एज में जब बच्चा स्कूल को जाता है तो वहाँ पर उसके जो थिंकिंग प्रोसेस में बेपना इजाफा होता है। वो वहाँ पे क्या करेगा,
इसकी कैपेसिटी टू लर्न, कैपेसिटी टू रिमेंबर एंड सिंबलाइज इन्फो, सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये बढ़ेंगे। ये किस में बढ़ेंगे? स्कूलिंग वाले बच्चे में, जो स्कूल को जा रहा है। लेकिन जो इलिटरेट होगा उसमें ये पैटर्न सेम नहीं होगा, वहाँ पर ये चीज़ें प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम देख सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ आप देखिए कि एक अहम पॉइंट है, यहाँ पे गौर कीजिए। एडवांस कंट्रीज कल्चर डिमांड्स एडवांस कॉग्निटिव स्किल्स। जो एडवांस कंट्रीज है अमेरिका के, यूरोप के, तो ये वो यहाँ पर जो थिंकिंग प्रोसेस है कंपेयर टू डेवलपमेंट कंट्रीज, तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स वहाँ पर होने चाहिए। आप देखिए कई लोग जो इंडिया से अमेरिका गए हैं वहाँ पे उनकी जो सेकंड जनरेशन है वो माहौल के हिसाब से अपने कॉग्निटिव स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है और अपना सलाहियतों का लोहा मनवा रही है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर डिमांड करता है एडवांस स्किल्स को, और जिसने एडवांस स्किल को अपनाया वो वहाँ पे छाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं हमारे चौथे डायमेंशन यानी सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। डोंट गो ऑन माई स्पेलिंग, आई एम जस्ट राइटिंग विद शॉर्ट फॉर्म्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम फिर बात करेंगे। पहले तो ये दो चीज़ों की बात करेंगे कि फिजिकल ग्रोथ क्या होता है सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में। तो न्यू बॉर्न डोंट शो फियर और कॉन्टैक्ट पीपल। आपने देखा होगा कि जब जो नौजायद बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, वो किसी से फियर नहीं होता, उनको किसी से किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होता। नए लोगों के सामने यानी घर में जब लेकर आते हैं तो जो भी लोग उसके अतराफ होते हैं वो उनसे कुछ डरता करता नहीं है। बट लेटर क्या होता है, इन फर्स्ट फ्यू वीक्स दे ओनली एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर। तो पहले कुछ हफ्तों में बच्चे को आई कांटेक्ट के बेस पर, आपने देखा होगा माँ बाप या दूसरे रिश्तेदार आई कांटेक्ट करते हैं और उसे गुदगुदाते हैं, कुछ छोटे मोटे अल्फाज बोलते हैं, और उसे देखकर जब वो हंसते हैं तो वो भी हंसता है, मुस्कुराता है। फिर उसी तरह से उसके अंदर सैडनेस और एंगर के फीलिंग होते हैं, यानी कोई चीज़ उसके हाथ में हो और आप खींचने की कोशिश करें तो वो सैडनेस या एंगर को शो करता है। ठीक है, और इसी तरह से फर्स्ट स्माइल एट 6 to 10 वीक्स। जी हाँ, तो बच्चे की जो पहली मुस्कुराहट होगी वो 6 से 10 वीक्स या 10 हफ्तों के दरमियान वो आपको आपके इंटरैक्शन को देखकर मुस्कुराएगा। सो दैट इंटरैक्शन बेस्ड स्माइल इज कॉल्ड सोशल स्माइल। याद रखें, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। सोशल स्माइल SS कब होगी? 6 to 10 वीक्स के दरमियान होगी, इसमें डेवलप होगी। जब आप उससे देखकर मुस्कुराएंगे तो बदले में वो भी ज़रूर मुस्कुराता है। फिर क्या होगा, 8 से 12 महीने 8 to 12 मंथ्स में वो थोड़ा सा फियरफुल हो जाता है। कब होता है कि वो अब तक पेरेंट्स को, माँ बाप को या दादा दादी को या करीबी लोगों को देख रहा होता है, लेकिन जब उसका माहौल चेंज होगा, कोई स्ट्रेंज पीपल या कोई न्यू एनवायरनमेंट में जब वो जाएगा तो वो थोड़ा सा फियरफुल हो जाएगा और प्रिफर सिमिलर पीपल ओनली, वरना एंजाइटी को शो करेगा। सिमिलर लोग नहीं मिलेंगे तो परेशान हो तो जाएगा। हम अब भी परेशान होते हैं अगर हम अपनों से दूर होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सोशल डेवलपमेंट इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स और फर्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इसी तरह से अगर हम पैटर्न को देखें तो बच्चे सीखने का पैटर्न क्या है सोशल एंड एनवायरमेंटल, तो दे लर्न एम्पैथी सिंपैथी एट प्री स्कूल, यानी प्री स्कूल में जब होंगे या इब्तदाई क्लासेस में जब होंगे तब वो लोग सिंपैथी सीखेंगे, एम्पैथी सीखेंगे। कैसे?
हो सकता है या तो मोरल स्टोरीज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स रीडर्स या टीचर की जानिब से मोरल स्टोरीज जब सुनाए जाएंगे, किसी पर रहम करना चाहिए, जानवरों के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, और कोई ज़ख्मी हो जाए तो हमें उसकी हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, तो ये वो प्री स्कूल में ही सीखता है। और उसके बाद जो मिडिल स्कूल का जो होगा, जो एज मेट्स हमारे पास मिडिल स्कूल या यूँ समझिए अपर प्राइमरी स्कूल जो होंगे वो मिडिल स्कूल कहलाएंगे, तो वहाँ पर बच्चा फ्रेंडशिप करता है अपने एज मेट से, अपने जो एज ग्रुप होता है उनके साथ वो दोस्ती बनाता है और दोस्ती मजबूत करता है जो कई साल तक भी रह सकती है। तो फिर उसके बाद आता है रोमांटिक एंड लव। जी हाँ, रोमांस और लव जो होगा वो एडोलेसेंस का या एडोलेसेंट पीरियड जो होगा वहाँ पर आफ्टर मैचुरेशन, ये आफ्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीज़ डेवलप होगी कि माइनस प्लस की जानिब अट्रैक्ट होगा, या मेल या यूँ समझिए फीमेल मेल के जानिब अट्रैक्ट होंगे, दोनों एक दूसरे की जानिब अट्रैक्ट होंगे, एंड दैट पीरियड कम्स एट एडोलेसेंस। बलूगियत के वक्त दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे या एक दूसरे के करीब होंगे, दैट इज़ कॉल्ड रोमांटिक लव पीरियड। तो और ये तो पैटर्न है, इस तरह से आएगा, उम्र के साथ ये ज़रूर आएगा, लेकिन जो एंगर है ये इन सब उम्रों के साथ, ये इन सब एजेस के साथ ये हमेशा रहेगा। यानी प्री स्कूल में भी बच्चे को गुस्सा आएगा ना, और मिडिल स्कूल में भी बच्चे को गुस्सा आता है, और एडोलेसेंट्स में तो और बढ़ जाता है, गुस्से के साथ गुस्से का इजहार भी होता है। तो एंगर वर्क्स और स्टैंड्स, और यूं समझिए एंगर वॉक्स विथ ऑल प्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल और आफ्टर दैट ऑल्सो। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और नई चीज़ों। तो अब आइए बात करते हैं सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के मैकेनिज्म की, कि कैसे उसका मैकेनिज्म होता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स रेगुलेट सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। तो हर बार ये चीज़ कॉमन आ रही है कि जेनेटिक फैक्टर्स ऑलवेज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ये अहम रोल अदा करते हैं किसी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में। तो क्या होता है भाई, फियर, एंजाइटी, अटैचमेंट ऑफ फैमिली आर प्रिडिक्टेबल। एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हर बंदा, आप हो, मैं हो, कोई और हो, अपनी फैमिली से अटैच होता है, दोस्तों से अटैच होता है, और उन्हें खोने का डर भी उसके अंदर खौफ पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है। दिस इज द मैकेनिज्म। तो आप यहाँ देखिए, एक्सपीरियंस प्ले अ रोल, व्हाट सोशल रूल्स, जी हाँ, what social rules to be followed with family, society and offices and all that। आप कहीं किसी कलेक्टर से मिलने जा रहे हो तो आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपका लैंग्वेज यूसेज, आपकी जो है पहनावा बिल्कुल अलग होगा कंपेयर टू आप किसी आम दोस्त से मिलने जा रहे हो। तो हम ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सीखते हैं कि किससे कैसा, कब बिहेवियर कैसा किया जाए, ये हम एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सीखते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हो तो हमारा बिहेवियर अलग होगा, घर में रह रहे हो तो हमारा बिहेवियर अलग होगा, भाई बहनों के साथ हमारा बिहेवियर अलग होगा, क्लासमेट्स के साथ हमारा बिहेवियर अलग होगा, और हमारा एक्सपीरियंस, हमारा मतलब एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेज और पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। एंड नाउ हियर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अगर आप देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अनयूजुअल होंगे, यूजुअली नहीं होंगे। अब आप देखें, कोई एक बंदा है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या बिल्कुल काम एंड क्वाइट रह रहा है, तो ये इसका उसका सोशल बिहेवियर एक जैसा हर बंदे का नहीं होगा। ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे में अलग हो सकता है, इमोशंस हर एक के अलग होते हैं। और एक ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट में बॉयज़ को हमेशा कहा जाता है कि तुम्हें हिम्मत से रहना होगा, तुम्हें जिगरा पैदा करना है, तुम स्ट्रांग तुम्हें रहना होगा, क्योंकि तुम्हें फैमिली को चलाना होगा, फैमिली की देखभाल करनी होगी। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों से बॉयज़ को हिम्मत बढ़ाई जाती थी। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है
और लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं, दे आर इक्वली कॉम्पिटिटिंग विद बॉयज। तो पॉपुलेशन एजुके डेवलपमेंट का एक और भी यहाँ पे चीज़ जो हमें बात करनी है वो ये है कि टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी पॉपुलेशन के हिसाब से। कोई अमेरिका का पॉपुलेशन है तो वहाँ पे टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी अलग हो सकता है, डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल एरियाज। लाइक इंडिया में टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी क्या है, अफ्रीका में क्या है, इसी तरह अदर कंट्रीज़ में क्या है, दैट मे बी डिफरेंट इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे अहम यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। चलिए अब हम आ गए हैं हमारे 5वें डायमेंशन तक, यानी द लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो वो उसको हासिल करने के लिए, कंप्लीट लैंग्वेज डेवलपमेंट को एक्वायर करने के लिए ये लैंग्वेज के 4 जो एरियाज़ हैं इसमें काबिलियत को बढ़ाना होगा। तो क्या एरियाज़ होंगे? तो नंबर 1 इज़ फोनोलॉजी। जी हाँ, ये फोनोलॉजी क्या है? साउंड्स हैं। क्या है माँ? साउंड्स। तो और दूसरा है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स यानी एनकोडेड मीनिंग, कौन से जुमले वर्ड का मीनिंग क्या होगा वो हासिल करना होगा, दैट इज ऑल्सो एन एरिया। नंबर 3 इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? कि द वे इन विच वर्ड्स आर कंबाइंड, यानी वर्ड्स किस तरह कंबाइंड किए जाते हैं उसका तरीक़ेकार को जानना होगा, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। जी हाँ। और नेक्स्ट एंड द मेन एबिलिटी यू नीड टू गेट इज, दैट इज द 4th वन, pragmatics, यानी द नॉलेज हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आई एम ईटिंग डेट्स, मैं तारीखें खा रहा हूँ? नहीं, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर, हम कह सकते हैं जैसे खजूर कहते हैं तो वो उसे भी डेट कहा जाता है और तारीख को भी डेट कहा जाता है। इफ़ समवन इज सेइंग दैट आई एम ईटिंग डेट्स, तो इसका मतलब आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। तो ये 4 एरियाज में लैंग्वेज डेवलपमेंट 4 एरियाज को कवर करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट के 5वें डायमेंशन यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्पीड और पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर कुछ चंद दिलचस्प और अहम बातें हैं और ये एरिया से हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेट और सीटेट में। तो आइए देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है। एट द एज ऑफ 1 month ऊ साउंड विल बी प्रोड्यूस बाय द चाइल्ड। आप देखते होंगे कि 1 month के बाद बच्चा जो सुनता है वो दोहराता है और दोहराने की कोशिश में शुरू होती है ऊ, आ या यू या ऐसे कुछ अल्फाज वो निकालता है और वहाँ से गेज कपलिंग होती है, यानी कि आई कांटेक्ट होता है माँ और बच्चे के बीच में, आई मीन मदर एंड चाइल्ड के बीच में आई कांटेक्ट होता है और वो एक दूसरे को जानने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हाँ याद रखिए ये एक जो वर्ड है इकोलेलिया। इकोलेलिया क्या है? इकोलेलिया शुरू होता है रिपीटेशन से। जैसे जो भी वर्ड बच्चा सुनता है उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। अभी उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है। आपने भी सुन रखा होगा क्या? जैसे कि बा 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 बा, डा डा डा, मा मा मा, ला ला ला। तो ये बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। वहाँ पर उस बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज में ये ही चीज़ें बच्चा सीखता है। और ये जो है ना, जो केयर गिवर्स होते हैं वो इन बातों से गेस करना शुरू करते हैं। तो हर बच्चे के कुछ अलग से इस तरह की लैंग्वेज जो शुरू होती है तो केयर गिवर्स उसको समझने की कोशिश करते हैं। हु आर द केयर गिवर्स? ऑब्वियसली द पेरेंट्स एंड द फैमिली। और आगे हम देखें तो यहाँ पे देखिए एट द एज ऑफ 6 month, 6 महीने की उम्र में वो रिसेप्टिव
लैंग्वेज सीखना शुरू करता है। तो अभी रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? रिसेप्टिव लैंग्वेज वही है जो आप रिसीव करते हैं। बच्चा पहले जो लैंग्वेज रिसीव करता है, जो स्पीच उसे सुनाई देती है, वो रिसेप्टिव लैंग्वेज कहलाती है। घर में जिस तरह की स्पीच होगी वैसे ही वो स्टोर करता जाता है और वैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के इख्तिताम पर वो इतनी सारी वोकैबुलरी जमा कर लेता है तो उसे कहेंगे वोकैबुलरी एक्सप्लोजन, क्योंकि जितना वो सुनेगा उतना उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा। होते 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 फिर वो वोकैबुलरी को यूज़ करके क्या करेगा, 2 साल की उम्र तक पहुँचे तक वो वर्ड एक्विजिशन और ग्रामर भी सीख जाएगा। कि लड़का कहता है कि मैं खाता हूँ, लड़की कहती है मैं खाती हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, और इसी तरह से डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस वो सीखने की कोशिश करता है एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। और इसी तरह से वहाँ पे ये कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो फैमिली वाले समझते हैं, जैसे कि इफ़ द चाइल्ड इज सेइंग मामा, इट मीन्स आई वॉन्ट मदर। तो यूं कहते, देखिए माँ को देखकर बच्चे दोनों हाथ यूं बढ़ा के मामा मामा कहना शुरू करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे देखिए चॉस्किट, भले ही कोई वर्ड ना हो लेकिन एक स्टूडेंट या सॉरी भले ही ये कोई वर्ड ना हो लेकिन एक बच्चा उसे कह डालता है और उसके जो केयर गिवर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माँ, तो वो लोग उसे समझ पाते हैं कि ही इज आस्किंग फॉर चॉकलेट, चॉस्किट। ठीक है, आई वॉन्ट चॉकलेट। तो इसी तरह से आपने कुछ ऐसे अल्फाज अपने घर में अपने छोटों से सुने हुए हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, और कुछ नए अगर वर्ड्स इस तरह से आपने बिल्कुल इसी तरह के नए वर्ड सुने हो तो कमेंट में बताइए, हम उस पर अगली जूम मीटिंग में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से देखिए वोकैबुलरी ग्रो 20 वर्ड्स इन 18 मंथ्स टू 200 वर्ड्स इन 21 मंथ्स। 18 महीने में 20 वर्ड्स की वोकैबुलरी उसके पास रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एट द एज ऑफ 21 मंथ्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर भी इकोलेलिया किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो और यहाँ पे भी हर जगह क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो 20 वर्ड्स 18 महीने में, तो वहाँ से 21 महीने में वो 200 वर्ड्स की वोकैबुलरी हासिल कर लेगा। एंड बाय 3 years द चाइल्ड बिगिंस टू यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यस, द चाइल्ड बिगिन टू यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एट द एज बाय द एंड ऑफ 3 years। By the end of 5 years child use a language similar to adult। आपने अपने घरों में देखा होगा कि 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे कि बड़े हजरात या घर के अडल्ट यूज़ करते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो स्कूल जाकर आया हुआ है तो स्कूल के अंदर क्या हुआ, टीचर ने क्या किया, टीचर ने मुझे इंग्लिश का, उर्दू का, तेलुगु का होमवर्क दिया है, ये पेज नंबर से ये पेज नंबर तक करके लाने के लिए। ओके, मदर विल हेल्प। सो लाइक दैट दे use a language like adults at the age of 5 or by the end of 5. So they also narrate the stories from beginning to ending। जो बच्चे जितने ज़्यादा स्टोरीज़ बोलने के शौकीन होते हैं वो बच्चे उतने ही ज़्यादा ज़हीन होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। तो आप देखें कि बच्चे खुद से कुछ स्टोरीज़ बनाते हैं या ऐसी स्टोरीज जो उन्होंने पढ़ रखी है, लाइक द थर्स्टी क्रो, वो खुद आके आपको, हालांकि आपने कई मरतबा सुनी हुई है लेकिन वो खुद आके आपको बताएगा कि आपको पता है मेरे पास एक स्टोरी है। तो वो बताएगा कि किस तरह से एक थर्स्टी क्रो ढूंढता है और पेबल्स डालता है और पानी ऊपर आता है, वो पी लेता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे पूरी बिगिनिंग टू एंडिंग तक के स्टोरीज वो बोलते हैं एट द एज ऑफ 5। और उसी तरह से बाय 9 years, हाँ ये भी एक अहम चीज़ है, यहाँ पे हर जगह क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, by 9 years he can understand textbooks and author's perspective।
जी हाँ, 9 साल की उम्र में वो समझ सकते हैं कि ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या था ये नज़म को लिखने के लिए। जैसा कि हम देखते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, तो इसमें भी शायर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये बच्चा समझ सकता है एट द एंड ऑफ 9 years। ठीक है, सो दीज आर दी स्पीड एंड पैटर्न्स। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मैकेनिज्म कैसा होता है। तो देखिए, जो प्री स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं या जो प्री स्कूलर्स जिसे हम कहते हैं, स्कूल जाने से पहले, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है उस पर उनको एडल्ट्स की जानिब से एड्रेस्ड किए गए अल्फाज का बड़ा असर होता है। उस पर जो बातें बड़ों ने बच्चों से बचपन में की है वो बातें उनकी लैंग्वेज बनती है। ठीक है, और इसी तरह से आप जो है ना कुछ थ्योरीज यहाँ पे देखेंगे। लिसन, यहाँ पे हर थ्योरी को हम अगले वीडियोस में डिटेल में एक एक वीडियो में बात करेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्मॉल टच हम यहाँ पर थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। देखिए कि रेनफोर्समेंट एंड इमिटेशन जो थ्योरी है, स्किनर ने ये थ्योरी पेश की, तो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, तो उसने कहा कि चिल्ड्रन कॉपी द वर्ड एंड साउंड दे हर्ड। चिल्ड्रन कॉपी द वर्ड एंड साउंड दे हर्ड। बच्चे जो बड़ों से सुनते हैं उसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से पिंकर ने कहा था कि ह्यूमंस आर बॉर्न विथ इनेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। तो पिंकर कहता है कि तमाम इंसान अंदरूनी सलाहियत लेकर पैदा होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज आसानी से उनके अंदर भी होती है, वो कहता है। और चॉम्स्की, इसके बारे में भी हम तफसील से पढ़ेंगे। पियाजे को पढ़ेंगे, चॉम्स्की को पढ़ेंगे, वाइगॉट्स्की को पढ़ेंगे, सबको तफसील से पढ़ेंगे, बट जस्ट अ स्मॉल टच। ऑल लैंग्वेजेस कंटेन सिमिलर स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे इससे पहले के टेट में क्वेश्चन पूछा था कि यूनिवर्सल ग्रामर, यानी इसी बेस पर चॉम्स्की ने कहा था कि ऑल लैंग्वेजेस कंटेन सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर आप उर्दू, तेलुगु, हिंदी या अदर इंग्लिश लैंग्वेजेस का आप मुवाजना करें तो साउंड्स देख लीजिए नियरली सेम है। तो इसको देखते हुए चॉम्स्की ने कहा कि सब लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर, साख्त एक जैसी होती है, और इसी को वो कहता है यूनिवर्सल ग्रामर। कौन कहता है? चॉम्स्की बाबा। और इसी तरह अगर हम यहाँ देखें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, तो ये है स्लो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्लोली एक्सप्रेस करने का एक थोड़ा सा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई जल्दी बात करता है, कोई 1 मिनट में 100 अल्फाज कह देता है, तो कोई 200 कह सकता है, कोई 400 कह सकता है। तो इट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इसी तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस में है डिसलेक्सिया। इस पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए या CWSN के लिए। बट देखिए कि ये डिसलेक्सिया क्या है, 5% पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। आपने देख रखा है तारे ज़मीन पर दरशील सफारी की जो हालत होती है, दैट इज़ अ डिसलेक्सिया। तो ये रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, कम्युनिकेशन। और इसी तरह से लड़कियों में ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, रेट सिंड्रोम किसे कहते हैं? RETT, रेट सिंड्रोम। तो ये आमतौर पे लड़कियों में जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है, जिसमें ब्रेन का जो डेवलपमेंटल पैटर्न है उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेट सिंड्रोम। इसी तरह डाउन सिंड्रोम भी है। तो डाउन सिंड्रोम दुनिया में, आप ये एक चीज़ याद रखें, दुनिया में पाए जाने वाले डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड बच्चों का सर या शबाहत नियरली एक जैसी होती है। आप यहाँ पर जो इमेजेस आपको बताए जा रहे हैं इसको अच्छी तरह से देखिए आप। तो ये क्या होता है? अ जेनेटिक डिसऑर्डर विथ अबनॉर्मल सेल डिवीजन। डाउन सिंड्रोम क्या है? एक डिसऑर्डर है जिसमें अ चाइल्ड इज बॉर्न विथ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा कॉपी लेकर पैदा होता है बच्चा, तो
तो वहीं से शुरुआत होती है। और बहुत ज़्यादा डाउन सिंड्रोम वाले अर्ली इंटरवेंशन अगर हो जाए तो उनकी कुछ मदद की जा सकती है, उनको ट्रेनेबल बनाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की। तो यानी मोरल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इमर्ज चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। यानी मोरालिटी या जो अखलाकियात है वो इन्फेंसी से अडल्टहुड तक किस तरह से चेंज होते हैं और किस तरह से उनमें तब्दीली वाक़ होती है, उस पर मोरल डेवलपमेंट फोकस करता है, बहस करता है। तो मोरल डेवलपमेंट एक और भी चीज़ चाहता है कि एक बच्चा या एक चाइल्ड किस तरह से दूसरों को ट्रीट करता है, किस तरह से दूसरों के साथ पेश आता है, उसका बर्ताव कैसा होता है, वो किस तरह से का अप्रोच लेकर दूसरों से बात करता है और किस तरह अपनी बात रखने के लिए अंदाज को अपनाता है, या यूँ कहें कि ज़ानोए अदब तय करके बात करता है या नहीं करता है। अगर वो उसको इस जानिब कौन सी चीज़ें राग़िब करती हैं, वो चीज़ें क्या है जो उसको इस जानिब राग़िब करती हैं, दे आर बिलीव्स। जी हाँ, बिलीफ सिस्टम जो होता है, पढ़ाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर शफ़क़त करना, ये आप ज़रूर करना है वरना आप गुनहगार कहलाएंगे। तो ये उसका बिलीफ हो गया। और इमोशंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि पेरेंट्स है तो वो अल्टीमेटली अंदर से आने वाली चीज़ है। पेरेंट्स के साथ अखलाक से पेश आते हैं, या हम घर के बड़े लोगों के साथ अपना अच्छा बिहेवियर पेश करते हैं। और इसी तरह से जब ये चीज़ उसकी एटीट्यूड और बिहेवियर बन जाती है, शख्स अपनी कंप्लीट पर्सनालिटी को अचीव करता है, अपने शख्सियत को निखार लेता है। अगर मोरल डेवलपमेंट को हम एक लाइन में समझें तो सोसाइटी को अपने पर्सनालिटी या शख्सियत से मुतासिर करने का नाम मोरल डेवलपमेंट है, अपने अंदाज से मुतासिर करने का नाम मोरल डेवलपमेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में।